नमस्कार, मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। सीजीपीएससी द्वारा विगत वर्षों में आयोजित परीक्षाओं में छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से पूछे गए प्रश्नों पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंतर्गत आज इस वीडियो में हम लोग 22 फरवरी 2016 को सीजीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा में छत्तीसगढ़ से पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। यहाँ मैंने टोटल 50 क्वेश्चन लिया है, लेकिन सभी क्वेश्चन जो है सीजीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा जो 2016 में हुई थी वहां से नहीं है, कुछ मैंने अलग से दूसरे स्थानों से भी ली हुई है। तो टोटल 50 क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन ना रिपीट हुए हैं बहुत ज्यादा, पहले भी पूछा गया है 2016 के पहले भी और 2016 के बाद भी। तो आने वाली जो परीक्षा है 14 फरवरी 2021, तो उसमें भी पूछे जाने की पूरी संभावना बनती है ये सभी प्रश्न। तो आप लोग ना वीडियो को आखिर तक देखिएगा और जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहां पर मैंने लिया है कि 21 जनवरी 1922 को सिहावा नगरी में कौन सा सत्याग्रह किया गया था। देखो, ये जो सिहावा नगरी का जो सत्याग्रह है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है अलग अलग तरीके से। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, कब हुआ था, किस टाइप का सत्याग्रह, इस टाइप से। तो आपको ये बताना है कि ये जो सिहावा नगरी में पूरा डेट यहां दिया हुआ है 21 जनवरी 1922 को सिहावा नगरी में कौन सा सत्याग्रह किया गया था। सिहावा नगरी जो कि धमतरी जिले में स्थित है और ये जो धमतरी जिला है मतलब कि पंडित सुंदरलाल शर्मा जी का कार्यक्षेत्र है ये। तो यहां पर ना जंगल सत्याग्रह हुआ था, ध्यान रखेंगे। ये छत्तीसगढ़ में होने वाला पहला जंगल सत्याग्रह था। इससे पहले जो धमतरी के कंडेल गांव में 1920 में जो सत्याग्रह हुआ था वो नहर सत्याग्रह था, मतलब वो कृषि से संबंधित था। पानी की चोरी का आरोप लगाया गया था ग्रामीणों पर, तो वो कंडेल नहर सत्याग्रह था। अगर कभी पूछा जाए पहला जंगल सत्याग्रह तो वो यही था, सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह। कब हुआ था? 21 जनवरी 1922 में। और इसके संदर्भ में एक और चीज याद रखिएगा कि इस सत्याग्रह के जो नेता थे, जब उनकी गिरफ्तारी हो गई तो उसके बाद पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने इस आंदोलन का नेतृत्व अपने हाथ में ले लिया था। ध्यान रखेंगे, पहले वो नहीं थे, दूसरे थे, बाद में उन्होंने इसका नेतृत्व किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के गट्टासिल्ली सत्याग्रह के प्रमुख नेता थे। तो गट्टासिल्ली ये भी आपके धमतरी में है, गट्टासिल्ली भी। तो यहां पर भी जो है सत्याग्रह हुआ था। तो यहाँ जंगल सत्याग्रह हुआ था यहाँ भी। अच्छा, एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, ये 1922 में सिहावा नगरी का जंगल सत्याग्रह। इसके अलावा हमारे छत्तीसगढ़ में जितने भी जंगल सत्याग्रह हुए वे सभी के सभी 1930 में महात्मा गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था ना, तो उसी समय बाकी सभी जंगल सत्याग्रह हुए थे। तो कई बार ना क्वेश्चन ऐसे भी पूछा हुआ है कि कौन सा जंगल सत्याग्रह सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय से संबंधित नहीं है, तो वहां सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह ये जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय का नहीं था। बाकी जो गट्टासिल्ली जंगल सत्याग्रह है और दूसरी बहुत सारी सत्याग्रह जंगल सत्याग्रह है, जैसे कि रुद्री हो गया और कई सारा, तो वो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय से संबंधित था। तो देखते हैं गट्टासिल्ली सत्याग्रह के प्रमुख नेता कौन थे। तो एक तो यहाँ पर थे आपके क्या नाम, नारायणराव मेघावले ये थे, दूसरे थे नथुजी जगताप, ये दोनों थे। अच्छा, ये दिया है ना उपरोक्त दोनों, तो ये दोनों जो हैं नारायणराव मेघावले, नथुजी जगताप। एक और नाम याद रखेंगे, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। तो ये तीन लोगों ने मिलकर के गट्टासिल्ली में जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। नारायणराव मेघावले, नथुजी जगताप और बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। ध्यान रखिएगा, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के टाइम पर ये हुआ था, जुलाई 1930 में हुआ था, अगर आपको बिल्कुल टाइम याद रखना है। अच्छा हाँ, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय में जो जंगल सत्याग्रह हुए थे ना, उनका क्रम पूछता है कि वो किस क्रम में हुए थे, पहले कौन सा सत्याग्रह हुआ था, उसके बाद कौन सा सत्याग्रह हुआ। तो मैं ना इसको एक अपडेट कर दूंगा आप लोगों को, मतलब 1930 में जो भी सत्याग्रह हुए थे जंगल सत्याग्रह, उनको क्रमवार मैं आगे आने वाले किसी वीडियो में बताऊंगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत का एक संभाग बना। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। तो हमारा जो छत्तीसगढ़ क्षेत्र है ये किस वर्ष
मध्य प्रांत का एक संभाग बना। मध्य प्रांत, जब हमारा देश गुलाम था ना, तो उस टाइम पर एक प्रांत हुआ करता था मध्य प्रांत और बरार। बाद में उसमें बरार शामिल कर लिया गया, तो वो हो गया मध्य प्रांत और बरार। शुरू में खाली मध्य प्रांत था, फिर उसमें बरार को भी जोड़ दिया गया, तो मध्य प्रांत एवं बरार, जिसको अंग्रेजी में बोला जाता था सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। हमारा जो छत्तीसगढ़ क्षेत्र है, इसी सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, जिसको शॉर्ट में सीपी एंड बरार भी बोला जाता था, तो इसी का हिस्सा था हमारा छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत के अंतर्गत कब संभाग बना, ये आप लोगों को बताना है। तो देखो, तो यहाँ जो 1854 दिया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, क्योंकि 1854 में ही हमारा जो छत्तीसगढ़ है उसका विलय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के राज्य क्षेत्र में हुआ था। इस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी, और उसने हड़प नीति चला रखी थी। जिस भी राजा के बेटा नहीं होता था, वो जो है उस राजा के राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेता था। तो हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो नागपुर के भोसले शासकों के अधीन था। तो जो नागपुर का जो भोसला शासक था, उसका कोई बेटा नहीं था, वो जो है पुत्रहीन था और उसकी डेथ हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में 1854 में पूरा जो नागपुर का क्षेत्र है और उसके अधिकार में जो भी दूसरे छोटे मोटे राज्य आते थे, वो सब के सबको लॉर्ड डलहौजी अपने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्र में मिला लिया जाता है। तो इस प्रकार हमारा जो छत्तीसगढ़ है 1854 में अंग्रेजों का गुलाम बना, ये हम लोग बोल सकते हैं। हालांकि इससे पहले से ही अंग्रेज जो है इस तरफ आकर के अपना दखल देना शुरू किए थे, लेकिन प्रॉपर एकदम मतलब प्रत्यक्ष रूप से जो है 1854 में हमारा जो बस छत्तीसगढ़ है वो अंग्रेजों के अधिकार में चला गया। और किस नीति के तहत? तो हड़प नीति के तहत। गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी। तो ये चीज भी आप लोग ध्यान रखिएगा। कब हुआ था ये? 1854 में। उसके बाद 1861 में क्या हुआ था? तो देखिए 1861 में ना हमारा जो छत्तीसगढ़ क्षेत्र है, यहाँ पर मतलब मध्य प्रांत का गठन हुआ था 1861 में, और छत्तीसगढ़ क्षेत्र में 3 जिलों का गठन हुआ था, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। उसके बाद 1862 में इन तीनों जिलों को मिलाकर के एक संभाग बनाया गया, जिसका संभाग मुख्यालय था रायपुर और संभाग का नाम था छत्तीसगढ़। तो ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ कब संभाग बना? तो 1862 में। कितने जिले थे? 3 जिले थे, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। रायपुर इसका मुख्यालय था। इसके बाद अगर हम लोग बात करें 1956, तो देखिए 1 नवंबर सन 1956 को मध्य प्रदेश राज्य अस्तित्व में आया, और हमारा जो छत्तीसगढ़ क्षेत्र है उसको मध्य प्रदेश के अंतर्गत शामिल किया गया। तो ये जो चारों जो सन है ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, तो ये सब ध्यान रखेंगे। आंसर क्या होगा आपका? 1862 में जो छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत के अंतर्गत संभाग बना। अगला क्वेश्चन है, राज्य के राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना का संरक्षण किस स्थान पर किया जा रहा है? तो देखो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। एक तो आप लोग यहाँ ये याद रखेंगे कि हमारे राज्य का राजकीय पक्षी क्या है? पहाड़ी मैना, जिसको हिल मैना भी बोला जाता है अंग्रेजी में। तो इसका संरक्षण कहाँ पर किया जा रहा है, ये आप लोगों को बताना है। तो देखो, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान ये कोरिया जिले में है, मैत्री बाग ये भिलाई में है। मैत्री बाग जो कि एक गार्डन है, भिलाई दुर्ग में स्थित है। इसकी जो स्थापना है ये भारत और रूस जो कि एक देश है ना, तो भारत और रूस के मित्रता के प्रतीक के रूप में इस मैत्री बाग की स्थापना की गई थी, क्योंकि जो रूस था उसने भारत में भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना में सहयोग किया था। तो दोनों के बीच अच्छी दोस्ती थी, और इसके निशानी के तौर पर मैत्री बाग, मैत्री मतलब क्या? दोस्ती, तो मैत्री बाग स्थापित किया गया। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो कि बस्तर जिले में स्थित है, तो यहीं पर पहाड़ी मैना का संरक्षण और संवर्धन किया जा रहा है। उसके बाद जो अचानक मार अभ्यारण्य है ये मुंगेली जिले में है, और ये हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का एकमात्र बायोस्फीयर रिजर्व भी है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पर पहाड़ी मैना का संरक्षण किया जा रहा है। अगर इसके अलावा आपसे पूछा जाता है तो जो पहाड़ी मैना है ये दंतेवाड़ा में भी कुछ देखा गया है, बीजापुर में भी देखा गया है, आपका जो नारायणपुर है वहाँ कोंडागांव, इसके अलावा जो बस्तर जिले का जो जिला मुख्यालय है ना जगदलपुर, वहाँ पर भी इसका संरक्षण के लिए उपाय किए गए हैं। इसके अलावा गुप्तेश्वर हो गया, तिरिया हो गया, ये सब बस्तर क्षेत्र में है। तो इस तरफ जो है पहाड़ी मैना के संरक्षण और संवर्धन का प्रयास किया जा रहा है। तो ये सारा कुछ आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, टाइगर पॉइंट और मछली पॉइंट स्थित है। तो ये टाइगर पॉइंट और मछली पॉइंट
टाइगर पॉइंट तो कई बार पूछा गया है, ये एक झरना है, टाइगर पॉइंट जलप्रपात है। मछली पॉइंट पता नहीं ये कभी पूछा था या नहीं। दोनों जो है कहाँ पर है, सरगुजा में स्थित है, ध्यान रखेंगे। सरगुजा जिले में अगर बिल्कुल लोकेशन पूछा जाता है तो सरगुजा में एक स्थान है मैनपाट। मैनपाट में टाइगर पॉइंट और मछली पॉइंट दोनों जो है जलप्रपात है। तो ये कहाँ पर है, मैनपाट अर्थात सरगुजा जिले में। और ये जो टाइगर पॉइंट है ना, यहाँ पर बोला जाता है कि जो टाइगर है, बाघ है, वो पानी पीने आते हैं, इसी कारण से इस जलप्रपात को टाइगर पॉइंट कहा जाता है। और मैनपाट के संदर्भ में याद रखेंगे कि यहां पर तिब्बत से आए शरणार्थियों को बसाया गया है। तो ये सब चीज ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सुमेलित कीजिए। तो आपको सुमेलित करना है, जोड़ी मिलाना है। एक तरफ भारत छोड़ो आंदोलन की घटनाएं और दूसरी तरफ नेतृत्वकर्ता दिया हुआ है। मतलब कि जो भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में महात्मा गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था, तो उसके संदर्भ में हमारे छत्तीसगढ़ में क्या घटनाएं घटित हुई थी, तो एक तरफ घटनाएं, दूसरी तरफ नेतृत्वकर्ता दिया हुआ है। तो देख लेते हैं। तो सबसे पहला बोल रहा है रायपुर षड्यंत्र केस। रायपुर षड्यंत्र केस, इससे संबंधित थे परसराम सोनी जी। ये आपका ए हो गया, परसराम सोनी जी, ये रायपुर षड्यंत्र केस से संबंधित थे। वहीं बी अपना जो रायपुर डायनामाइट केस, इसका संबंध था ईश्वरी चरण शुक्ल जी से। ईश्वरी चरण शुक्ल रायपुर डायनामाइट केस से। उसके बाद दिया हुआ है दुर्ग जिला कचहरी में आगजनी, इसका जो संबंध है यदुनंदन सिंगरौल, ये जो है अपना क्या कहते हैं, दुर्ग जिले के कचहरी में आग लगा दी थी। माफी चाहूंगा, अभी जो हुआ थोड़ा नोटिफिकेशन आ गया था। तो यदुनंदन सिंगरौल ने दुर्ग जिले के कचहरी में आग लगा दी थी। उसके बाद चौथा दिया हुआ है डी, रायपुर में विद्यार्थियों के जुलूस। मतलब रायपुर में ना विद्यार्थियों का जुलूस निकला था और इसका नेतृत्व किया था रणवीर सिंह शास्त्री ने। इनको गिरफ्तार भी कर लिया था, लगभग सभी को गिरफ्तार किया गया था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4 1 2 3, 4 1 2 3 ये आपका आंसर हो जाएगा। 4 1 2 3। अरे माफ़ी चाहूँगा, मैंने इसमें कूट नहीं डाला है। मैं पिछले कुछ वीडियो में भी इस टाइप का गलती किया था, कूट नहीं डाला था। बाकी आप लोग इसको ध्यान रखेंगे, देख लीजिएगा। तो इसको कूट मिला लीजिएगा, 2 1 3 4 इस टाइप से होगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में मराठा शासनकाल में निम्न स्थानों पर विद्रोह हुए थे। तो हमारे छत्तीसगढ़ में मराठों का भी शासन था। कलचुरियों के बाद मराठों ने शासन किया और मराठों के बाद अंग्रेजों ने यहाँ पर शासन किया। तो कहाँ कहाँ पर विद्रोह हुआ था, तो देखिए, एक तो हुआ था आपके धमधा में। जो धमधा का जो जमींदार था ना, जब इसको पता चला कि मराठा शासक बिंबाजी भोसले धमधा पहुंच रहे हैं, तो इसने अपनी पत्नी के साथ पानी में डूब करके अपनी जान दे दी। मतलब ये डर गया कि भाई बिंबाजी आएंगे, फालतू का इसको तड़पा तड़पा के मार वार देंगे, इस टाइप से लगा होगा इसको। तो इसने जो है अपनी पत्नी के साथ धमधा में जो तालाब था कहीं, वहां पर जो है कूद करके अपनी जान दे दी। तो यहाँ विद्रोह हुआ था धमधा में, किसके टाइम पे, बिंबाजी भोसले के समय। वहीं जो बरगढ़ है, यहाँ पर केशव गोविंद के टाइम पर विद्रोह हुआ था। उसके बाद ये जो तारापुर है, यहाँ पर भी विद्रोह हुआ था। तो 1 2 4 ये आपका जो है आंसर हो जाएगा। अच्छा, जो बरगढ़ है केशव गोविंद के टाइम पर हुआ था। मैं एक चीज बताना चाहूंगा, पिछले किसी वीडियो में मैंने पूछा था कि केशव गोविंद के टाइम पर कोलब्रुक नामक एक विदेशी यात्री आया था, यूरोपीय यात्री, और मैंने वहां पर यह भी बोला था कि ये शायद बिंबाजी के टाइम पर आया था। लेकिन फाइनल आंसर ना आप लोग केशव गोविंद को ही लेंगे। मतलब इसी के टाइम पर ये आया था, इसने मतलब केशव गोविंद के समय आया होगा और फिर बिंबाजी के बारे में भी लिखा होगा। तो आपका जो फाइनल आंसर यही होना चाहिए। पिछले किसी वीडियो में था, आप लोग उसको देख लीजिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा इस वाले क्वेश्चन का, 1 2 4 देख लेते हैं कूट। तो 1 2 4 ये आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समूहों में से किस समूह के जिलों की सीमा दूसरे राज्यों को स्पर्श नहीं करती है। देखो, अगर आप लोग मेरे वीडियोस को लगातार फॉलो कर रहे होंगे तो अभी तक हम लोगों ने 2003 से लेकर के 2014-15 तक जो भी पेपर हुए हैं हम लोगों ने उनको देखा। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना, जिला किस राज्य की सीमा को स्पर्श करता है, तो लगभग ये बार बार पूछे ही जाते हैं। तो आप लोग ना छत्तीसगढ़ के जितने भी जिले हैं वो किन किन राज्यों की सीमा को स्पर्श करते हैं, कौन से भू आविष्ठित जिले हैं, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। एक बार आप लोग देखोगे आपका 1 से 2 क्वेश्चन जो है पक्का इससे आना ही आना है। तो देख लेते हैं इसका क्या आंसर है। क्या बोल रहा है कि किस समूह के जिलों की सीमा दूसरे राज्यों को स्पर्श नहीं करती है। मतलब भू आविष्ठित जिलों की आपको पहचान करना है। तो देख लेते हैं
यहाँ पर जो सरगुजा है ये तो भू आविष्ठित है, लेकिन धमतरी ये किसको स्पर्श करती है? उड़ीसा को स्पर्श करती है ना धमतरी जिला। कोरबा रायपुर ये भी भू आविष्ठित है, लेकिन ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि धमतरी ये भू आविष्ठित नहीं है। दुर्ग है भू आविष्ठित, रायपुर भी है, फिर से यहाँ धमतरी आ गया तो ये ऑप्शन भी गलत होगा। कोरबा भू आविष्ठित है, रायपुर भी है, दुर्ग भी है, सरगुजा भी है, तो यही आपका सही हो जाएगा। इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर कवर्धा दिया हुआ है, कवर्धा जो कि मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श करता है। तो जो कोरबा है, रायपुर है, दुर्ग है, सरगुजा है, ये सब जो है भू आविष्ठित प्रदेश हैं, भू आविष्ठित राज्य है, माफी चाहूंगा, भू आविष्ठित जिले हैं। देखो जिस तरह से भू आविष्ठित जिले होते हैं ना जो किसी दूसरे राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं, ठीक उसी प्रकार से भू आविष्ठित प्रदेश भी होते हैं जो कि किसी अंतरराष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं, मतलब किसी दूसरे देश की सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं। जैसे कि हमारा छत्तीसगढ़ भी एक भू आविष्ठित राज्य है, मध्य प्रदेश भी, झारखंड भी, तेलंगाना भी, आपका हरियाणा भी, ये सब भू आविष्ठित राज्य हैं। तो भू आविष्ठित जिले हमारे छत्तीसगढ़ में टोटल 10 हैं, पहले 9 थे लेकिन अभी 10वां भी हो गया। एक तो हो गया आपका कोरबा, दूसरा हो गया रायपुर, तीसरा हो गया दुर्ग, चौथा हो गया सरगुजा, पांचवा हो गया आपका जांजगीर चांपा, पांचवा जांजगीर चांपा, उसके बाद बिलासपुर, बलौदाबाजार, बालोद, बेमेतरा और दंतेवाड़ा, ये सब जो है भू आविष्ठित जिले हैं जो कि किसी भी राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं। बाकी 18 जिले वो किसी ना किसी राज्य की सीमा को स्पर्श करते हैं। अगला क्वेश्चन है कोंडागांव किस नदी के तट पर स्थित है? देखो ये जो क्वेश्चन है ना अलग अलग परीक्षाओं में, चाहे सीजी व्यापम हो, पीएससी हो, ये लगभग पूछा ही गया है। कोंडागांव हो गया, एक कोंटा हो गया, ये बार बार दिखता है। तो कोंडागांव किस नदी के तट पर है? नारंगी नदी के तट पर है। वहीं जो कोंटा है, कोंटा सबरी नदी के तट पर, ये बार बार पूछा गया है। दूध नदी के तट पर कांकेर जिला बसा हुआ है। जो कांकेर है ना उसके बीचों बीच से दूध नदी प्रवाहित होता है। वहीं इंद्रावती नदी के तट पर जगदलपुर नगर बसा हुआ है। बारसूर भी इंद्रावती नदी के किनारे बसा हुआ है। भोपालपट्टनम भी इसी के किनारे बसा हुआ है। वहीं अगर हम लोग दंतेवाड़ा की बात करें तो वो जो है शंखिनी डंखिनी नदी के तट पर बसा हुआ है। जो सुकमा है ना, सुकमा जिला का जिला मुख्यालय सुकमा, वो भी सबरी नदी के तट पर बसा हुआ है। इसके अलावा जो रायपुर है वो खारून नदी के तट पर बसा हुआ है। कोरबा हसदेव नदी के तट पर बसा हुआ है। बिलासपुर अरपा नदी के तट पर बसा हुआ है। तो ये तमाम चीजें आप लोग याद रखिएगा, नदी को तट पर बसे नगरों के नाम। इसके बाद अगला क्वेश्चन है रतनपुर के गोपाल कवि द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? तो रतनपुर के गोपाल कवि जिनका पूरा नाम गोपाल मिश्र है, तो इनके द्वारा कौन सी रचना लिखी गई है? तो देखो जैमिनी अश्वमेघ ये भी इनकी रचना है, राम प्रताप भी इनकी रचना है। उसके बाद जो भक्त चिंतामणि है, भक्ति चिंतामणि, ये भी इनकी रचना है, मतलब सभी इनकी रचना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं चंदैनी लोक होना था यहाँ पर, माफी चाहूंगा, क लिखना छूट गया यहाँ, क। तो चंदैनी लोक गायन के प्रमुख पात्र कौन है? तो हमारे छत्तीसगढ़ में जो भी लोक गायन है उनसे प्रश्न लगभग पूछा ही गया है। तो चंदैनी लोक गायन के प्रमुख पात्र कौन है? लोरिक और चंदा। इस चंदैनी लोक गायन को लोरिक चंदा के नाम से भी जाना जाता है। वहीं पर जो राजा भरथरी और रानी पिंगला हैं, ये भरथरी लोक गायन के अंतर्गत आता है। ढोला मारू के ही नाम से जाना जाता है, तो ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है धनकुल गीत कहाँ गाते हैं? तो धनकुल गीत कहाँ पर गाया जाता है ये आप लोगों को बताना है, जो कि आदिवासियों द्वारा गाया जाता है। ये बस्तर जिला में प्रचलित है धनकुल गीत। अगला क्वेश्चन है बांस गीत कौन गाते हैं? बांस गीत कौन गाते हैं? तो ये जो बांस गीत है ना, ये राउत समाज द्वारा गाया जाता है। किसके द्वारा? राउत समाज द्वारा बांस गीत गाया जाता है, ध्यान रखेंगे। बांस गीत कौन गाता है? राउत अर्थात यादव, जो जिनका संदर्भ श्री कृष्ण जी से है ना, तो उनके द्वारा बांस गीत गाया जाता है। अगला क्वेश्चन है मातर त्योहार कौन मनाते हैं? देखो ये जो क्वेश्चन था ना, मातर त्योहार कौन मनाते हैं, बांस गीत, जब मैंने 2016 में इन क्वेश्चंस को देखा था तो मुझे इनका आंसर बिल्कुल भी नहीं पता था। तो देख लेते हैं, मातर त्योहार ये यादव लोगों द्वारा मनाया जाता है, मातर त्योहार। अच्छा, मातर त्योहार कब मनाया जाता है? तो ये जो दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा होता है ना, और गोवर्धन पूजा के जो अगले दिन होता है वही मातर होता है, उसी दिन जो है मातर पूजा होता है। मातर मतलब ना माँ, मातर मतलब इसको अगर हम लोग संस्कृत में क्या बोलेंगे? मात्र, और यही जो है मातर हो गया है, मात्र मातर। तो ये माता संबंधी पूजा है। तो ये दीपावली के अगले दिन जो गोवर्धन पूजा होता है उसके बाद के दिन में मातर त्योहार यादव समाज द्वारा, मतलब राउत लोगों के द्वारा मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ी जनौल्ला
कारी गाय कलिंदर खाए, दुहते जाए पन्हाते जाए का क्या अर्थ है? तो देखो छत्तीसगढ़ी जो जनउल्ला मतलब जो पहेली है, ये आपके जो सीसेट है उसमें तो पूछा ही जाता है, लेकिन जो आपका सामान्य अध्ययन का जो पेपर होता है ना उसमें भी पूछा जाता है। तो ये जो जनउल्ला है 1 से 2, किसी पेपर में 3 भी देखने को मिला है। तो आप लोग ना जनउल्ला अच्छे से देख लीजिएगा, मेरे चैनल पर आप लोगों को मिल जाएगा छत्तीसगढ़ी पहेलियां, आप लोग उसको देखिएगा तो आपसे जो है जनउल्ला नहीं छूटेगा। तो देख लेते हैं, कारी गाय कलिंदर खाए। देखो कारी गाय का मतलब होता है काली गाय, कलिंदर मतलब जो तरबूज जैसा होता है ना, तरबूज को ही कलिंदर बोलते हैं कि कलिंदर कुछ तरबूज जैसा होता है, थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा है, क्योंकि कलिंदर एक अलग सा भी फल होता है ना, तरबूज जैसा बड़ा सा होता है शायद, तो वैसे ही कुछ फल होता है कलिंदर। तो काली गाय कलिंदर खाए। अब भाई काली गाय क्या उतना बड़ा कलिंदर खा सकेगी? नहीं खा पाएगी। अगला बोल रहा है दुहते जाए पन्हाते जाए, मतलब आप उससे जो है जितना दुहते जाओगे, जितना निकालते जाओगे वो कम होता ही नहीं है। तो इसका जो आंसर है ना कुआं है। देखो कुआं को काली गाय बोला गया है, मतलब कुएं के अंदर में आपका क्या कहते हैं, घुप अंधेरा होता है, काला अंधेरा होता है ना, तो उसको काली गाय बोला गया है। कलिंदर यहां पर बोला गया है बाल्टी को। अब जो है आप बाल्टी से कुएं से पानी खींचते रहो, लेकिन पानी जो है समाप्त नहीं होता है, क्योंकि जो पानी का जो स्रोत है वो जमीन के अंदर से निकलता रहता है। तो आंसर क्या है? कुआं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, छत्तीसगढ़ में कबीर गायन के प्रसिद्ध कलाकार कौन है? कबीर गायन के प्रसिद्ध कलाकार आपको बताना है। तो जो देवदास बंजारे हैं ना, ये सतनामी जो पंथी नृत्य हैं उसके लिए ये जाने जाते हैं, देवदास बंजारे जी। तीजन बाई जी पंडवानी के लिए विख्यात हैं। वही जो ममता चंद्राकर हैं, ये एक सिंगर हैं, साथ ही साथ लोक गायिका भी हैं। और हमारे छत्तीसगढ़ का जो राज्य गीत है ना, जो अरपा पैरी के धार, तो उसको इन्होंने ही गाया है, ममता चंद्राकर जी ने। और ये जो भारती बंधु हैं, यही कबीर पंथ की, कबीर गायन के प्रसिद्ध कलाकार हैं। तो भारती बंधु। अच्छा, आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है कि ममता चंद्राकर जी ने अरपा पैरी के धार को गाया है। आप लोग बताइएगा कि ये जो अरपा पैरी के धार, इस गाने को, इस गीत को किसने लिखा है? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप लोग बताइएगा। मैं अगले वीडियो में इसको लूंगा, शामिल करूंगा, तो बताइएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी मुहावरा करिया अक्षर भैंस बराबर का क्या अर्थ है? करिया अक्षर भैंस बराबर। तो देखो, जिसको थोड़ा बहुत भी छत्तीसगढ़ी आता है तो उसने इसको समझ लिया होगा क्या है। इसका मतलब होता है निरक्षर, मतलब जो अनपढ़ व्यक्ति होता है ना उसके लिए क्या बोला जाता है हिंदी में? काला अक्षर भैंस बराबर। काला अक्षर भैंस बराबर। करिया मतलब होता है काला, अक्षर मतलब अक्षर, भैंस मतलब भैंस। तो काला अक्षर भैंस बराबर, करिया अक्षर भैंस बराबर। तो अनपढ़ व्यक्ति के लिए यह मुहावरा प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पंडवानी गायन किस ग्रंथ पर आधारित है? देखो पंडवानी से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डिटेल में पढ़ लीजिएगा। पंडवानी, अभी मैंने पीछे बताया कि तीजन बाई जी पंडवानी की प्रसिद्ध लोक गायिका हैं। तो जो पंडवानी है, यहाँ पर महाभारत की कथा को गाया जाता है। महाभारत की कथा में भीम अर्जुन वाला, लेकिन यहाँ पर ना जो मुख्य पात्र है, जो नायक है, वो अर्जुन नहीं है, वो है भीम। ध्यान रखेंगे, भीम इसका मुख्य नायक है, मुख्य पात्र है। द्रौपदी वो इसकी नायिका है। और सबल सिंह चौहान, एक नाम याद रखेंगे, सबल सिंह चौहान। तो सबल सिंह चौहान जी के जो भी दोहे चौपाई लिखे गए हैं महाभारत को लेकर के, तो उसी को छत्तीसगढ़ी में गाया जाता है। मतलब कि जो सबल सिंह चौहान थे, उन्होंने महाभारत को एक तरह से छत्तीसगढ़ी में दोहे चौपाइयों में पिरोया है, तो उन्हीं को जो है पंडवानी में गाया जाता है। तीजन बाई जी, झाड़ूराम देवांगन जी, रितु वर्मा, ये सब जो है अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पंडवानी कलाकार हैं। मतलब इन्होंने छत्तीसगढ़ ही नहीं, भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में पंडवानी को फैलाया है। मतलब कि पूरी दुनिया में इन्होंने हमारे छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। पंडवानी को हर जगह लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की जन्म स्थली कहाँ है? तो महाप्रभु वल्लभाचार्य जी जो कि कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित थे, तो इनकी जो जन्म स्थली है वो है चंपारण्य। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस नृत्य के विकास के लिए राजा चक्रधर सिंह प्रसिद्ध हैं? तो देखो, जो राजा चक्रधर सिंह हैं, जो कि रायगढ़ रियासत के शासक थे, इनसे संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। इन्हीं की स्मृति में चक्रधर समारोह का भी आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। तो इनके द्वारा कथक नृत्य का काफ़ी मतलब विकास का काम किया गया था। बाकी छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य के संदर्भ में इन्होंने उतना कुछ किया नहीं। कथक के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया। भरतनाट्यम की अगर हम लोग बात करें तो ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। और ओडिसी, ये आपके ओडिशा का
शास्त्रीय नृत्य है। हमारे भारत में कुछ शास्त्रीय नृत्य है ना, जैसे कि कथक उत्तर भारत में प्रचलित है, भरतनाट्यम तमिलनाडु में, उड़ीसा में ओडिसी, इसी के अलावा यक्षगान जो कि कर्नाटक में प्रचलित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रायगढ़ जिले का सिंघनपुर किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये भी कई बार पूछा गया है। सिंघनपुर तो ये शैल चित्रों के लिए विख्यात है। यहां से प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। शैल चित्र मतलब वहां के जो गुफा है, वहां की दीवारों में जो आदि मानव थे उनके चित्र प्राप्त हुए हैं। अच्छा, गुफा के कारण बोल रहा है, एक ये भी आपका आंसर हो सकता है। सिंघनपुर में गुफा है, सिंघनपुर की गुफा हम पढ़ते हैं ना, सिंघनपुर की गुफा। लेकिन ये जो सिंघनपुर की गुफा है, ऐसे जो गुफा है ये तो भाई और दूसरी जगह पर भी है ना, तो वो तो उतने फेमस नहीं है। लेकिन ये फेमस है किस लिए? क्योंकि इस गुफा में क्या है? प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्र। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब, शैल चित्र। अगला क्वेश्चन है, कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? तो इस टाइप के क्वेश्चंस ना अब बहुत पूछे जाते हैं। वो एक लाइन वाले क्वेश्चन कम होते जा रहे हैं और ऐसे सुमेलित नहीं है, जोड़ी मिलाओ, इस टाइप के क्वेश्चन जो है अब संख्या बढ़ रही है। देखो, शुरुआत वाला जो वीडियो था ना, जिसमें मैंने 2003 2005 के क्वेश्चन लिए थे, वो काफी सरल थे। धीरे धीरे जो है लेवल थोड़ा सा बढ़ रहा है, ऐसा आप लोग देख रहे होंगे। तो देखते हैं इसको कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखो, जो कोरिया जिला है, यहाँ पर कोयले के भंडार हैं, कोयले के लिए जाना जाता है। यहाँ एक शहर है कोरिया में, चिरमिरी, जो कि एक नगर निगम भी है, जो कि कोयला उत्खनन के लिए विख्यात है। उसके बाद रायपुर, रायपुर में चूना पत्थर बहुत ज़्यादा मिलता है। वैसे हमारे छत्तीसगढ़ में चूना पत्थर के लिए बलौदा बाजार सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। वहाँ पर सबसे ज़्यादा चूना पत्थर, सबसे ज़्यादा सीमेंट फैक्ट्रियाँ हैं। लेकिन रायपुर में भी चूना पत्थर प्राप्त होता है, यहाँ भी बहुत सारे सीमेंट फैक्ट्रियाँ हैं। उसके बाद कांकेर बोल रहा है, कांकेर में लौह अयस्क। देखो, कांकेर में भी बहुत सारे स्थानों में लौह अयस्क के भंडार प्राप्त हुए हैं। और जो रावघाट है ना, जो कि कांकेर और नारायणपुर के बीच में स्थित है, वहां से तो अभी लोहे का उत्खनन हो भी रहा है। वहां से जो है भिलाई स्टील प्लांट को लौह अयस्क भेजा जा रहा है। तो कांकेर में लौह अयस्क बिल्कुल सही है। कोंडागांव टीन, ये गलत है। जो टीन है ना, ये आपके दंतेवाड़ा सुकमा में पाया जाता है। दंतेवाड़ा में जो कट्टे कल्याण है, सुकमा में जो गोविंद पाल, मुंडपाल, चिंतलनार, तोंगपाल है, तो उस तरफ जो है टीन पाया जाता है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, कोंडागांव टीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रदेश में सबसे कम अंतरराज्यीय सीमा वाला जिला कौन सा है? तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। आपको ये बताना है कि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का वह जिला कौन सा है जो सबसे कम किसी दूसरे राज्य की सीमा को स्पर्श करता है। तो कौन है? अगर हम लोग सुकमा की बात करें तो इसका एक बहुत बड़ा एरिया आपका जो आंध्र प्रदेश तेलंगाना उससे लगा हुआ है। बलरामपुर, ये भी जो है पूरा आपके मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड तक बहुत बड़ा एरिया, बहुत बड़े अंतर्राज्यीय सीमा को स्पर्श करता है। कोरिया भी बहुत बड़े एरिया को स्पर्श करता है मध्य प्रदेश के। लेकिन जो धमतरी है ना, वो उड़ीसा के एक थोड़े से हिस्से को ही स्पर्श करता है। तो ध्यान रखेंगे, इसका आंसर आपका धमतरी हो जाएगा। तो धमतरी उड़ीसा को स्पर्श करता है, वो भी बहुत कम। अगला क्वेश्चन है, कुर्रा ससुर का अर्थ क्या है? कुर्रा ससुर, तो ये छत्तीसगढ़ी शब्द है कुर्रा ससुर। तो आपको बताना है इसका क्या अर्थ है। तो ये वाला क्वेश्चन उस टाइम पे मुझसे इसका आंसर नहीं मिल पाया था जब ये हुआ था पेपर 2016 में। तो इसका आंसर है जेठ। जेठ कौन होता है? तो दुल्हन के पति का बड़ा भाई, वो जो है दुल्हन का क्या लगेगा? जेठ। मतलब मान लो किसी लड़की का विवाह हुआ, उसका जो पति होगा, उसके पति का बड़ा भाई उस लड़की का क्या कहलाएगा? जेठ कहलाएगा। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन भिन्न है? तो इनमें से कौन सा भिन्न है ये आपको बताना है। आप लोग जब प्राइमरी मिडिल में रहे होंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते थे गणित वगैरह में, चित्र दिखा करके कि निम्न में से कौन सा अलग है, इस टाइप से। तो छत्तीसगढ़ी में भी पूछा जाता है। तो देखते हैं निम्न में से कौन सा अलग है। तो देखो, घोंघी, घोंघी मतलब होता है घोंगा, जो कि एक कीड़ा होता है। बिच्छी मतलब बिच्छू, ये भी एक रेंगने वाला कीड़ा है। जोंकवा, ये भी एक कीड़ा है। वहीं अगर हम लोग बात करें छेरी की, छेरी मतलब होता है बकरी। अब बकरी, अब इधर देखो, मैं एक बार हिंदी में बता देता हूं इनको। ये घोंगा, ये बिच्छू, ये जोकवा, जोकवा मतलब जोंक, जो पानी में रहता है ना। तो ये सब कीड़े हैं। और जो छेरी है वो एक तो भाई 4 पैर वाला एक जानवर है, अच्छा खासा हट्टा खट्टा बड़ा, जिसको लोग पालते भी है। तो आपका जो है छेरी अर्थात बकरी, ये पृथक होगा। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जो खाली स्थान दिया हुआ है उसको आप लोगों को भरना है। तो एक वाक्य दिया हुआ है, लौठी माँ तेल, लौठी माँ तेल। तो इसका क्या मतलब होगा? लौठी मतलब क्या होता है ये मुझे नहीं पता, माफी चाहूंगा, क्योंकि
मुझे उतनी अच्छी छत्तीसगढ़ी नहीं आती है। तो लौठी का क्या मतलब होता है आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर। लेकिन मुझे पता है इसमें जो खालिस्तान है इसमें आएगा चुपरना। चुपरना, लौठी माँ तेल चुपरना, तो चुपरना इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हम लिख रहे थे का छत्तीसगढ़ी वाक्य होगा। ये जो क्वेश्चंस है ना जो छत्तीसगढ़ी वाला, ये सब 2016 का जो प्रीलिम्स पेपर था, जो सी सेट वाला था ना, उससे मैंने लिया है। तो हम लिख रहे थे, इसका छत्तीसगढ़ी वाक्य क्या होगा? हमन लिखत रही, वो नहीं, ये नहीं होगा। हमन लिखिन, ये भी नहीं होगा। हम लिखत रहेन, यही जो है इसका आंसर होगा। हम लिख रहे थे, हमन लिखत रहेन, ये जो है आपको छत्तीसगढ़ी में बोलेंगे इसका, तो ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रतनपुर का विशेषण शब्द क्या है? रतनपुर विशेषण मतलब जैसे कि क्या कहेंगे इसका विशेषण मतलब कि कोई रतनपुर का व्यक्ति है तो उसको रतनपुर के नाम पर किस टाइप से बुलाया जाएगा? तो देखो क्या दिया हुआ है, रतनपुरिया, रतनपुरी, रतनपुरिया। अच्छा, यहाँ पर मैंने चौथा ऑप्शन नहीं दिया है, खैर चलो देख लेते हैं। तो देखो इसका क्या आंसर होगा, रतनपुरिया। अगर हिंदी में बोले तो रतनपुरी, जैसे कि एक कोई तो शायद शायर है ना, जौनपुरी करके कोई है, कोई जयपुरी है, जो शायर वगैरह लोग होते हैं ना, अपने नाम के बाद जौनपुरी, जयपुरी इस टाइप का नाम लगा देते हैं, लखनवी इस टाइप से। तो वैसे ही हमारे छत्तीसगढ़ में भी कोई अगर रतनपुर का है तो उसको बोला जाएगा क्या, रतनपुरिया। अगर कोई रायपुर का है तो उसको बोला जाएगा रायपुरिया, रायपुरिया। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग कहाँ कहाँ से हैं, और लगभग इसी टाइप से आप लोग आंसर देंगे। जैसे बिलासपुर का कोई है तो बिलासपुरिया लिखेगा, ऐसे। तो आप लोग बताइएगा ताकि हमको भी पता चले विशेषण शब्द कि आपके शहर को के लोगों को क्या करके बुलाया जाता है। जैसे कि अगर हमारे जगदलपुर की बात करें तो क्या बोला जाएगा, जगदलपुरिया। तो आप लोग बताइएगा आपके शहर में आपको क्या कह के संबोधित किया जाएगा, आपके शहर के नाम के अनुसार विशेषण। जैसे रतनपुर के हैं तो रतनपुरिया, रायपुर के हैं तो रायपुरिया। बताइएगा जरूर कमेंट करके। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी व्यंजन फर्रा किससे बनता है? तो फर्रा जो कि एक छत्तीसगढ़ी व्यंजन है, ये किस चीज से तैयार होता है ये आप लोगों को बताना है। तो ये जो है चावल के आटे से तैयार होता है। ये पारंपरिक छत्तीसगढ़ी व्यंजन है। और अभी हमारे छत्तीसगढ़ सरकार जो भूपेश बघेल जी की सरकार है, उनके द्वारा एक योजना चलाई जा रही है, छत्तीसगढ़ के जो पारंपरिक व्यंजन है उनको दुनिया के सामने लाने के लिए। इस योजना को नाम दिया गया है गढ़ कलेवा। इस योजना के तहत क्या हो रहा है, जो महिला जो स्व सहायता समूह है उनको जो है अनुदान दिया जा रहा है, एक होटल रेस्टोरेंट खोलने के लिए, उनको पूरा शेड वगैरह लगाने के लिए सब मुहैया करवाया जा रहा है। और वहां पर ये जो गढ़ कलेवा है, ये एक प्रकार से आप समझ सकते हो एक रेस्टोरेंट है, एक होटल है, जो कि सरकार द्वारा खुलवाया जा रहा है। यहाँ पर जितने भी पारंपरिक पकवान है, चाहे वो आपका फर्रा हो, चिल्ला हो, उड़द का बड़ा हो, मूंग का बड़ा हो, तो वो सारे आइटम्स यहाँ पर मिल रहे हैं। आपके शहर में भी होगा, आप लोग यहाँ पर विजिट करिएगा, देखिएगा, आपको काफी मजा भी आएगा और कुछ जानने को भी मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, अंजोरी पाख आना। ये वाला बढ़िया है। अंजोरी पाख आना का अर्थ है, ये जो शब्द दिया हुआ है ना, अंजोरी पाख आना, इसका क्या अर्थ होता है? तो पहला दिया हुआ है शुक्ल पक्ष आना। देखो जो शुक्ल पक्ष है उसको छत्तीसगढ़ी में बोला जाता है अंजोर पाख। क्या बोला जाता है? अंजोर पाख। लेकिन इसका आंसर ये नहीं है, अंजोर पाख। कृष्ण पक्ष को क्या बोला जाता है, शुक्ल पक्ष को क्या बोला जाता है? अंजोर पाख। देखो जो हिंदी के महीने हैं उसमें दो पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष, एक कृष्ण पक्ष। पहले कृष्ण पक्ष आता है, उसके बाद शुक्ल पक्ष आता है। तो शुक्ल पक्ष को बोला जाता है अंजोर पाख। अंजोर का मतलब होता है उजियारा, उजाला, लाइट, ये शुक्ल पक्ष। और जो शुक्ल पक्ष है वो अमावस्या के बाद शुरू होता है, मतलब चांद जो है बढ़ना शुरू हो जाता है। इसी कारण इसको अंजोर पाख, मतलब कि उजाला आ रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? अंजोर पाख। उसके बाद जो कृष्ण पक्ष है इसको बोला जाता है अंधियारी पाख। अंधियारी पाख, अंधियारी पाख। जो पक्ष है उसको बोला जाता है पाख। तो कृष्ण पक्ष को अंधियारी पाख, क्योंकि जो कृष्ण पक्ष है वो पूर्णिमा के बाद आता है और जो चंद्रमा है वो लगातार घटते जाता है, मतलब कि एक तरह से अंधेरा छाने वाला है, इस टाइप से। इसको जो है अंधियार पाख, शुक्ल पक्ष को अंजोर पाख। तो हमारे क्वेश्चन की तरफ आते हैं, अंजोरी पाख आना, इसका क्या मतलब होगा? ये दोनों इसके आंसर नहीं है, लेकिन आपको इनका मतलब ध्यान में रखना होगा। शुक्ल पक्ष अंजोर पाख, कृष्ण पक्ष अंधियारी पाख। उसके बाद अगला दिया है रात में अंजोर आना। रात में अंजोर आना, इसको अगर हम लोग हिंदी
हिंदी में कन्वर्ट करें, ट्रांसलेट करें, रात में उजाला होना, तो ये भी नहीं है। इसका जो सही उत्तर है वो है अच्छे दिन आना। मतलब मोदी जी बोलते हैं ना, अच्छे दिन आने वाले हैं, अंजोरी पाख आने वाले हैं, ऐसे बोलेंगे छत्तीसगढ़ी में। तो अंजोरी पाख आ गई भाई, अंजोरी पाख आना, तो ये अच्छे दिन आना, मोदी जी के अच्छे दिन, या फिर कहें मोदी जी के अंजोर पाख आ गए, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। खैर ये चलता रहेगा, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, अंजोरी पाख आना मतलब अच्छे दिन आना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ी में गोंदली किसे कहा जाता है? तो देखो, गोंदली नामक एक जलाशय भी है, गोंदली जलाशय, जहां से भिलाई स्टील प्लांट को पानी सप्लाई किया जाता है। तो गोंदली का मतलब क्या होता है? छत्तीसगढ़ी में गोदना दिया हुआ है, गोबर दिया हुआ है, तो गो से आप लोग गोंदली, गोदना या गोबर मत कर दीजिएगा, गोबर को गोबर ही बोला जाता है। गोदना मतलब जो बैगा जनजाति जो सबसे ज्यादा गोदना प्रिय, मैंने पिछले किसी वीडियो में बताया था। तो गोदना ना, जो आदिवासी लोग हैं, वो अपने शरीर में टैटू जैसा बनवाते हैं, ऐसा पूरा बिंदी बिंदी टाइप का अलग अलग आकृतियां बनवाते हैं, तो उसको गोद गोद के बनाया जाता है, तो वो गोदना कहलाता है। तो गोंदली जो है ये बोला जाता है प्याज को, प्याज को गोंदली बोला जाता है। छत्तीसगढ़ी में ना जो सब्जी हैं, फल हैं, जानवर हैं, शरीर के अंग हैं, उनको क्या बोला जाता है ये भी पूछा जाता है, तो आप लोग इसको भी देख लीजिएगा। मेरे चैनल पर ये तमाम चीजें आप लोगों को मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी में बारात ठहरने के स्थान को क्या कहते हैं? छत्तीसगढ़ी में बारात ठहरने के स्थान को क्या बोला जाता है? मतलब कि लड़की के घर में बारात आया, तो ऐसा तो है नहीं कि जैसे ही बाराती पहुंचे वैसे ही सारे कार्यक्रम शुरू हो गए, उनको थोड़ा देर बैठाया जाता है ताकि वो लोग जो है सफर से आए हुए तो आराम करें, इस टाइप से। तो बारातियों को ठहराने के स्थान को हमारे छत्तीसगढ़ी में क्या बोला जाता है, ये आप लोगों को बताना है। तो चलिए देख लेते हैं। पहला दिया हुआ है पगरईत। पगरईत जो है ना, दूल्हे के पिता को बोला जाता है, मतलब जो वर पक्ष की तरफ से जो मुखिया होगा, मुखिया कौन होता है? वर का पिता होता है, तो वही क्या कहलाता है? पगरईत, पगरईत। वहीं जो नहर डोरी ये क्या होता है? दूल्हा दुल्हन को जो नहलाया जाता है ना, तो उस प्रक्रिया को बोला जाता है नहर डोरी। वहीं अगर हम लोग बात करें पनवार, पनवार मतलब होता है पंगत, जिसमें गांव देहात में क्या होता है, जब भोजन करने का टाइम होता है तो सब लोग जो है पंगत में बैठते हैं, मतलब ऐसे दरी बिछाया जाता है, उसमें सब जो है खाने के लिए बैठते हैं। वैसे पहले तो पूरे भारत में यही सिस्टम चलता था, लेकिन अब जो है सब बाहरी देखा देखी में सब क्या कर रहे हैं, खड़े खड़े खा रहे हैं। तो सोचो पहले कितना मस्त सब बैठ के खाते थे लोग, जो है घर के लोग परोसा करते थे, थोड़ा सा और लीजिए, आपने तो ये चीज़ नहीं लिया, इस टाइप से। लेकिन अब क्या हो रहा है, सबके हाथों में प्लेट थमा दिया जा रहा है। प्लेट थमाया भी नहीं जा रहा है, भाई खुद जाओ प्लेट लो और खुद जो है अपना खाना लो और खाओ। अब कोई क्या ले रहा है क्या नहीं ले रहा है कौन देख रहा है उसमें, जबकि पहले कितना अच्छा सिस्टम था कि लोग जो है बिठा के प्यार से खिलाते थे। तो इसको क्या बोला जाता है? पंगत, और छत्तीसगढ़ी में इसको बोला जाता है पनवार। तो ये तमाम चीजें आप लोगों को ध्यान रखना है। और बारात को कहां ठहराया जाता है? तो जेनवास में। कहां? जेनवास में। देखो, जेनवास को हिंदी में बोला जाता है जनवासा। जनवासा, जन मतलब क्या? मनुष्य, लोग, लोग, और वासा मतलब वास करना, निवास करना, तो लोगों का वास करना, इस टाइप से इसका मतलब होगा जनवासा का। तो हिंदी में जनवासा बोला जाता है बारात के ठहरने के स्थान को, और छत्तीसगढ़ी में बोला जाता है जेनवास। तो ध्यान रखेंगे। पगरईत याद रखिएगा, ये भी पूछा गया है, वर के पिता अथवा फिर वर पक्ष की तरफ से जो भी मुखिया होगा उसको पगरईत बोला जाता है, और जो पगरईत की पत्नी होगी ना उसको पगरईतिन बोला जाता है। और नहडोरी, दूल्हा दुल्हन को नहाने का परंपरा, और पनवार मतलब पंगत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कृष्ण जन्माष्टमी को छत्तीसगढ़ी में क्या कहा जाता है? तो हमारे छत्तीसगढ़ में कृष्ण जन्माष्टमी को भी बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, और हमारे छत्तीसगढ़ के लोक रंग में ये जमसा भी गया है। तो इसको आठे कन्हैया के नाम से जाना जाता है। आठे मतलब आठ, और आठ मतलब अष्टमी, अष्टमी के दिन इनका जन्म हुआ था, तो इसको बोला जाता है आठे कन्हैया। हमारे छत्तीसगढ़ में ना जो मध्य छत्तीसगढ़ का जो मैदानी भाग है, जहां पर कुछ आदिवासी लोग रहते हैं मैदानी क्षेत्रों में, तो उनके द्वारा दही कांदो नामक पर्व मनाया जाता है जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में। दही कांदो, देखो दही, जो अपने जो श्री कृष्ण जी थे वो दही माखन उनका काफी प्रिय चीज था, तो उसी से रिलेटेड कुछ होगा दही कांदो, जैसे कि दही हांडी फोड़ना, वैसे ही कुछ। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, बाबू रेवाराम की कौन सी रचना हिंदी में लिखी गई है? तो बाबू रेवाराम जी जो कि हमारे छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध साहित्यकार थे, तो इन्होंने कई सारी पुस्तकें लिखी है संस्कृत में, हिंदी में। तो इनकी कौन सी रचना संस्कृत में लिखी गई है ये आप लोगों को बताना है। तो देख लेते हैं। पहला दिया हुआ है गीत माधव। तो ये जो गीत माधव है ना,
ये संस्कृत में लिखा गया है। गीत माधव किस में लिखा गया है? संस्कृत में लिखा गया है। वहीं ये जो रामायण सार है ये भी अपना क्या कहते हैं संस्कृत में लिखा गया है। ये जो कृष्ण लीला है ये हिंदी में लिखा गया है। कृष्ण लीला हिंदी में लिखा गया है, इससे मिला देते हैं हम। और ये जो गंगा लहरी है ये भी संस्कृत में लिखा गया, मतलब ये किस में लिखा गया है? संस्कृत में। ध्यान रखेंगे संस्कृत में। इनके संस्कृत के अन्य ग्रंथों के नाम भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। यहां पर तो 3 हो गए संस्कृत वाले, एक आपका गीत माधव, दूसरा रामायण सार, तीसरा गंगा लहरी। इसके अलावा इनकी जो नर्मदाष्टक, ब्राह्मण स्रोत, ये भी जो है संस्कृत में लिखा गया है। और हिंदी में कौन सी रचना है? कृष्ण लीला, ये हिंदी में। कृष्ण लीला के अलावा इनकी एक और रचना है हिंदी में, विक्रम विलास। तो ध्यान रखेंगे विक्रम विलास कृष्ण लीला हिंदी में, बाकी सब संस्कृत में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उड़हरिया छत्तीसगढ़ में किस प्रकार के विवाह को कहा जाता है? उड़हरिया, तो उड़हरिया एक प्रकार का विवाह है। तो किस प्रकार के विवाह को बोला जाता है देखते हैं। तो सेवा विवाह, इसको तो लमसेना जाना बोला जाता है। लम सेना, ये जो घर जमाई वाला है ना उससे संबंधित है सेवा विवाह। ये काफी पूछा गया है सेवा विवाह, तो इसको लम सेना जाना भी बोला जाता है। लम सेना जाना सेवा विवाह, जो कि घर जमाई वाला सिस्टम होता है। दूसरा दिया हुआ है गंधर्व विवाह, यही आपका आंसर है। आगे मैं इसको डिस्क्राइब करूंगा। हठ विवाह, इसमें क्या होता है कि हठ मतलब जो लड़की है वो विवाह करने के लिए हठ करती है लड़के के घर जा करके, मतलब लड़के के घर जा करके नहीं, एक मिनट, हाँ लगभग ऐसे ही कुछ है। उसके बाद जो भगेली विवाह, भगेली विवाह में क्या होता है, लड़के लड़की दोनों को, लड़के लड़की एक दूसरे को पसंद कर रहे होते हैं, लेकिन जो लड़की के घर वाले हैं वो तैयार नहीं होते हैं, जबकि लड़के के घर वाले तैयार होते हैं। तो ऐसे में जो लड़की है वो रात के समय अपने प्रेमी के साथ भाग करके अपने लड़के के घर चली जाएगी और वहां पर उसका जो है शादी कर दिया जाएगा, और अगले दिन फिर लड़की के घर वालों को सूचित कर दिया जाता है। तो ये भगेली विवाह। वहीं अगर हम लोग गंधर्व विवाह की बात करें तो ये बिल्कुल प्रेम विवाह है। इसमें क्या होता है, जो प्रेमी जोड़ा है ना वो भग लेते हैं, मतलब कि प्रेमी जोड़ा है वो अपना, मतलब उनके माता पिता दोनों तरफ से तैयार नहीं होते या तैयार हो भी सकते हैं, तो ये लोग जो है बिल्कुल प्रेम विवाह कर लेंगे, भाग जाएंगे, इस टाइप से उड़हरिया हो जाएंगे। एक ना मूवी भी है छत्तीसगढ़ी में, उड़हरिया ले जाऊं तोला, ऐसे करके, तोला उड़हरिया ले जाऊं ऐसी कुछ है। एक गाना भी मुझे याद आता है इस उड़हरिया से, जो राजेश खन्ना और जीनत अमान पे फिल्माया गया था, हम दोनों दो प्रेमी दुनिया छोड़ चले, इस टाइप से। तो वैसे ही जो प्रेमी प्रेमिका अगर भाग जाते हैं तो उसको गंधर्व बोलेंगे, छत्तीसगढ़ी में उसको बोलेंगे क्या? उड़हरिया। ध्यान रखेंगे क्या बोलेंगे? उड़हरिया। तो ये भाग जाना दोनों मिलके। भगेली अलग हो जा रहा है, ध्यान रखेंगे। भगेली में लड़की जो है लड़के के घर चल देगी रात के टाइम पे और उसका जो है तुरंत विवाह कर दिया जाता है। लेकिन जो गंधर्व विवाह है हो सकता है उसमें जो दोनों पक्ष, वर पक्ष वधु पक्ष दोनों तैयार ना हो और लड़का लड़की जो है छुप करके किसी मंदिर में भाग करके शादी कर ले, तो वो क्या कहलाता है? उड़हरिया। देखो इस टाइप की चीजें ना शायद मैंने अपने वीडियो में नहीं बताया था जब मैंने विवाह पद्धति इन पर वीडियो बनाया था, तो इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक छत्तीसगढ़ में विधवा विवाह का प्रकार है? तो 1 मिनट, क्या दिया हुआ है, हाँ, तो आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा एक छत्तीसगढ़ में विधवा विवाह का प्रकार है। हमारे छत्तीसगढ़ में विधवा विवाह को मान्यता दी गई है, मतलब जो छत्तीसगढ़ के लोक जीवन में विधवा जो है दोबारा विवाह कर सकती है। ऐसा मतलब कोई बंधन नहीं है कि उसको विवाह नहीं कर सकती, उसका जो जीवन कठोर हो, इस टाइप से नहीं है, उसको विवाह करने का अधिकार है। तो अलग अलग प्रकार है। पहला दिया हुआ है अरुणो, ये भी विधवा विवाह का एक प्रकार है। चुरियाही, ये भी एक प्रकार है। हल्दी पानी भी एक प्रकार है। तो उपरोक्त सभी विधवा विवाह से संबंधित है, तो ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो ये मनाया जाता है 28 नवंबर माफी चाह रहा हूँ, सन बता रहा हूँ मैं। तो 28 नवंबर को प्रतिवर्ष ये जो छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस मनाया जाता है। वैसे सन 2008 में इसको शुरू किया गया था ताकि हमारी जो छत्तीसगढ़ी बोली है उसको भाषा का दर्जा दिया जा सके। क्योंकि देखो भाषा किसको बोला जाता है? जिसके साहित्य उन्नत हो, जिसको बोलने वालों की संख्या अच्छी खासी हो। तो हमारा जो छत्तीसगढ़ी साहित्य है ये भी काफी उन्नत है। आप लोग देखेंगे कि जो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी हो, हरि ठाकुर हो, पहले के काफी सारे जो साहित्यकार हैं
उन्होंने छत्तीसगढ़ी में बहुत कुछ लिखा है। तो हमारा छत्तीसगढ़ी साहित्य भी दूसरी भाषाओं के समान ही है, मतलब कि इसमें भी काफ़ी साहित्य आपको मिलेगा। इसका व्याकरण भी लिखा गया है हीरालाल काव्योपाध्याय जी के द्वारा, काफ़ी पहले ब्रिटिश काल में ही लिख दिया गया था छत्तीसगढ़ी भाषा का व्याकरण। तो 28 नवंबर को प्रतिवर्ष छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस मनाया जाता है। अच्छा, ये जो 26 नवंबर है, इस दिन क्या मनाया जाता है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 14 अप्रैल भी आप लोग बताएंगे। 1 नवंबर आप लोगों को तो पता ही है, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना दिवस है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश राज्य भी 1 नवंबर को ही गठित हुआ था। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि 14 अप्रैल को किसी का बर्थडे है, तो किसका बर्थडे है आप लोग बताएंगे। 26 नवंबर को कुछ हुआ था, ये भी आप लोग बताइएगा। वैसे 26 नवंबर को 2 चीज़ें हुई थी, एक बुरी चीज़ हुई थी और एक अच्छी चीज़ हुई थी। 26 नवंबर को बुरी चीज़, हाँ 26 को ही हुई थी शायद, हाँ, और एक अच्छी चीज हुई थी। तो दोनों आप लोग मुझे बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य के किस स्थान पर कोई भी विश्वविद्यालय स्थापित नहीं है। तो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में लगभग 22 विश्वविद्यालय हैं, जिनमें से एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है और कुछ जो है राज्य सरकार के अंडर में है और कुछ निजी विश्वविद्यालय है। तो किस स्थान पर कोई भी विश्वविद्यालय स्थापित नहीं है? सरगुजा में है, सरगुजा विश्वविद्यालय, जिसको गहिरा गुरु विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। बस्तर में भी है विश्वविद्यालय, जिसको उसके बाद रायपुर में कई सारे विश्वविद्यालय हैं, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय वही है। इसके अलावा धमतरी की बात करें तो यहाँ अभी तक कोई भी विश्वविद्यालय स्थापित नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन है, मिलकुलवाड़ा जलप्रपात कहाँ स्थित है? देखो, इस टाइप के प्रश्न भी ना पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को छोटी छोटी चीजों को भी ध्यान में रखना होगा। तो मिलकुलवाड़ा जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो बस्तर क्षेत्र में ही स्थित होगा, बस्तर संभाग में ही, क्योंकि सारे जिले जो है बस्तर संभाग के हैं। तो ये जो मिलकुलवाड़ा जलप्रपात है, ये नारायणपुर जिले में स्थित है। नारायणपुर जिले में ही मिलकुलवाड़ा जलप्रपात के अलावा एक और जलप्रपात है, खुरसैल जलप्रपात। ये किसी पेपर में पूछा गया है जहां तक मेरे ख्याल से, खुरसैल जलप्रपात। और ये जो खुरसैल जलप्रपात जहां पर स्थित है ना, उसको खुरसैल घाटी के नाम से जाना जाता है। मतलब कि खुरसैल घाटी और उसी खुरसैल घाटी में खुरसैल जलप्रपात। और ये जो खुरसैल घाटी है, ये सागौन वृक्ष के लिए विख्यात है। यहां पर ना उत्तम किस्म के सागौन प्राप्त होते हैं, ध्यान रखिएगा। चिल्फी घाटी जो कि कवर्धा में है, वहां से किस प्रकार का वन पाया जाता है, ये आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा। देखिए, मैं आप लोगों को क्वेश्चन पूछता रहूंगा, तो आप लोग जो है उसको खोजेंगे तो आपको कुछ जानने को मिलेगा। वैसे ये जो चिल्फी घाटी वाला है, ये सीजीपीएससी में पूछा गया है। आप लोग मुझे बताएंगे कि चिल्फी घाटी में कौन सा वन, मतलब चिल्फी घाटी किस वन के लिए प्रसिद्ध है? अभी आप लोग जवाब दीजिए वीडियो देखते हुए या वीडियो को पॉज करके। अगला क्वेश्चन है, पचराही पुरातात्विक स्थल कहाँ स्थित है? तो पचराही जो कि एक पुरातात्विक स्थल है, ये कहाँ स्थित है? कबीरधाम जिले में स्थित है पचराही। अगला क्वेश्चन है, राज्य में ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है? तो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में ग्राम पंचायतों की संख्या बतानी है, तो 10,978 हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में ग्राम पंचायत हैं। इसके अलावा अब जो जिला पंचायत है उनकी संख्या बढ़ गई है, पहले 27 था, अब कितनी हो गई? 28 हो गई। क्यों? क्योंकि जो गौरेला पेंड्रा मरवाही है उसमें भी तो एक जिला पंचायत स्थापित हुआ होगा ना। अगला क्वेश्चन है, कौन लघु वनोपज नहीं है? तो हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत सारे वनोपज पाए जाते हैं, जिनमें से कुछ जो इमारती लकड़ी है, जलाऊ लकड़ी है, उनको मुख्य वनोपज की श्रेणी में रखा गया है। वहीं कुछ ऐसे वनोपज हैं जिनको लघु वनोपज की श्रेणी में रखा गया है। तो कौन कौन है लघु वनोपज? तो देखो, जो तेंदू हर्रा है, ये लघु वनोपज है। तेंदुपत्ता भी लघु वनोपज है, साल बीज भी है, गोंद भी है, लाख भी है। मतलब कि 1 2 3 4 5 सभी जो है छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले लघु वनोपज है। और इन लघु वनोपजों का संग्रहण वन क्षेत्र में रहने वाले जो आदिवासी हैं उनके द्वारा प्रमुखतः किया जाता है। ध्यान रखेंगे, ऐसा नहीं है कि दूसरे लोग नहीं करते, सभी करते हैं, लेकिन प्रमुखतः जो है आदिवासियों द्वारा, क्योंकि वही अधिकतर जंगल जो गांव है वहां पर रहते हैं, तो उनके आय का एक स्रोत भी है। और अभी तो तेंदुपत्ता के जो मानक बोरा है उसका प्राइस भी काफ़ी बढ़ा दिया गया है, शायद 4,000 रुपये प्रति बोरा किया गया है ना। महेंद्र कर्मा जी के नाम से कोई योजना चलाई जा रही है, मुझे नाम अच्छे से याद नहीं आ रहा है, लेकिन 4,000 रुपये कुछ किया गया है तेंदुपत्ता का मानक बोरा का रेट। तो ये सब जो है हमारे छत्तीसगढ़ से प्राप्त होने वाले वनोपज हैं। अच्छा, ये जो गोंद है ना, इसके संदर्भ में आप लोग याद रखेंगे कि जो गोंद है वो 3 वृक्षों से निकाला जाता है। एक तो धावड़ा एक वृक्ष है,
दूसरा आप याद रखेंगे खैर, खैर वृक्ष से ही कत्था भी निकाला जाता है। इसके अलावा बबूल। तो ये 3 वृक्षों से ना गोंद निकाला जाता है। और एक प्रकार का गोंद कुल्लू गोंद भी हमारे छत्तीसगढ़ से निकाला जाता है, कुल्लू गोंद। इन सब के अलावा कुल्लू गोंद भी आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अच्छा इसका आंसर होगा 1 2 3 4 5। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कितने रेलवे पुलिस स्टेशन है? तो ये ना 6 दिए हुए हैं। अभी जो आपका आर्थिक सर्वेक्षण आया था ना, तो उसमें 6 दिए हुए हैं, तो मैंने इसको अभी शामिल किया है। आप लोग देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पत्रिका डॉक्टर विनय कुमार पाठक द्वारा बिलासपुर से प्रकाशित किया गया? तो ये क्वेश्चन पूछा गया है और इसमें बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि जो विनय कुमार पाठक है ना, इन्हीं से मिलता जुलता एक और नाम है, तो उसको लेकर के कंफ्यूज होते हैं। तो देखिए, जो विनय कुमार पाठक जी थे, इन्होंने बिलासपुर से भोजली और धान का कटोरा का प्रकाशन किया था। क्या क्या? भोजली और धान का कटोरा। भोजली, एक भोजली हो गया, एक धान का कटोरा। किसने प्रकाशित किया था? विनय कुमार पाठक जी ने। वहीं ये जो छत्तीसगढ़ सहकारी संदेश है, ये किसके द्वारा निकाला गया था? तो विमल कुमार पाठक। देखो, ये विमल हैं, ये विमल है, डॉक्टर विमल कुमार पाठक, और ये विनय है। तो इसी में जो है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, विनय विमल, और दोनों फिर कुमार पाठक, दोनों फिर डॉक्टर, और दोनों के द्वारा जो पत्रिका निकाली गई है वो थोड़े से अलग टाइप की। तो विनय कुमार पाठक जी बिलासपुर से भोजली और धान का कटोरा, और डॉक्टर विमल कुमार पाठक जी ने छत्तीसगढ़ सहकारी संदेश, जो कि खैरागढ़ से इन्होंने निकाला था। खैरागढ़ कहां पर है? राजनांदगांव जिले में। और खैरागढ़ में ही प्रसिद्ध संगीत विश्वविद्यालय स्थापित है। खैरागढ़ से ही एक और समाचार पत्र निकाला जाता था, अभी है या नहीं मुझे नहीं मालूम, अमृत सरोवर। ये भी पूछा गया, अमृत सरोवर खैरागढ़ से निकलता रहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजेश गनोद वाले किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? राजेश गनोद वाले। देखो, हमारे छत्तीसगढ़ में जो वाद्य यंत्र, जो तबला हो गया, बांसुरी हो गया, इसको जो बजाने वाले हैं ना, उनकी संख्या काफ़ी कम है। तो आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। स्कोरिंग वाला चीज़ है, मतलब आप एक पेज में ही आप लोगों का ये हो जाएगा, तो आराम से आप लोग इसको याद कर सकते हैं। तो जो राजेश गनोद वाले हैं, ये जल तरंग से संबंधित है। जल तरंग कोई वाद्य यंत्र है, तो उसको ये बजाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस स्थान पर 26 जनवरी के दिन मेले का आयोजन किया जाता है? तो 26 जनवरी के दिन अभी आने वाला है ना, 26 जनवरी दिन, आज 15 तारीख है जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आने वाला है 26 जनवरी। तो 26 जनवरी के दिन कहां पर मेले का आयोजन होता है, ये आप लोगों को बताना है। तो कटघोरा में मेले का आयोजन होता है 26 जनवरी के दिन, ध्यान रखिएगा। कटघोरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं जो दलहा पहाड़ है ना, दलहा पहाड़, ये आपका क्या कहते हैं, नाग पंचमी के दिन, दलहा पहाड़ का मेला नाग पंचमी के दिन लगता है, और गिरौदपुरी का मेला बसंत पंचमी के दिन लगता है। तो ये दोनों को भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस जिले में बागवानी फसल लगाया जाता है? तो हमारे छत्तीसगढ़ का एकमात्र क्षेत्र जहां पर दक्कन ट्रेप पाया जाता है, जसपुर सामरी पाट प्रदेश, अर्थात जसपुर जिला, वहां पर जो है अपना ये पूरा जो बागवानी वाले फसल, मतलब कि चाय हो गया, दूसरे फल फूल हो गए, लीची हो गया, तो ये सब चीज जो है ना जसपुर क्षेत्र में लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केजूराम यादव और नकुल यादव किस गीत के प्रसिद्ध गायक हैं? नाम याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। केजूराम यादव और नकुल यादव, ये किस गीत के प्रसिद्ध गायक हैं? तो देखो, जब मैंने लोरी चंदा बताया, धनकुल बताया, पंडवानी बताया, तो ये नाम मैंने नहीं बताया था। तो ये दोनों जो है ना बांस गीत से संबंधित है। बांस गीत जो कि यादव लोगों द्वारा गाया जाता है, तो केजूराम यादव और नकुल यादव ये दोनों बांस गीत के प्रसिद्ध गीतकार हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रास बेड़ा का संबंध किससे है? रास बेड़ा। तो देखो, रास बेड़ा इसका संबंध है रहस से। रहस का जो आयोजन होता है ना, तो उसके लिए जो मंच तैयार किया जाता है, जहां पर वो लोग अपना जो कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे, तो उसी को बोला जाता है रास बेड़ा। रास रहस थोड़ा सा मिलता जुलता भी है, तो रहस से रास बेड़ा का संबंध है। इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, कौन सा स्थल चित्रकारी के लिए जाना जाता है? तो हमारे छत्तीसगढ़ में जांजगीर चांपा में एक स्थान है बालपुर। बालपुर में ना
चितेर नामक जनजाति के बारे में जानकारी मिलती है। चितेर जनजाति, तो ये जो चितेर जनजाति है उड़ीसा से यहाँ आई हुई है, उड़ीसा से चितेर जनजाति। और ये जो है पारंपरिक रूप से चित्र बनाने का काम करती है। तो उस क्षेत्र में बालपुर और उसके आसपास के जो क्षेत्र है वहां पर जब भी कभी विवाह होता है, इसके अलावा उस तरफ दही कांदो का जो कार्यक्रम होता है ना कृष्ण जन्माष्टमी के समय पर, तो ये जो चितेर जनजाति हैं इनके द्वारा चित्रकारी की जाती है। चितेर जनजाति कहां से आए हैं, तो ये उड़ीसा से आए हुए हैं। बालपुर ध्यान रखेंगे, बालपुर कहां पर है, जांजगीर चांपा में। बालपुर ना एक और कारण से भी प्रसिद्ध है। बालपुर में हमारे छत्तीसगढ़ के 3 साहित्यकारों का जन्म हुआ था और ये तीनों भाई थे। कौन थे, ये तीनों पांडे बंधुओं के नाम से जाने जाते हैं। लोचन प्रसाद पांडे, बंशीधर पांडे और मुकुटधर पांडे, उनकी जन्म स्थली भी यही बालपुर है। तो ये तमाम चीजें आप लोग याद रखिएगा। इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए, और किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो या आप लोगों को लगता है कि मैंने कहीं पर कुछ भी गलत जानकारी दी है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं उसको सुधारने सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।